हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये कक्षा 8 का सेशन है। सामाजिक विज्ञान का सेशन है। सामाजिक विज्ञान के हमारा इतिहास और नागरिक शास्त्र का सेशन है। पाठ 6 पाठ 6 क्या है? ब्रिटिश राज के अधीन भारत। इस पाठ से बहुविकल्पी प्रश्न जितने बन सकते थे उतने बहुविकल्पी प्रश्न बना के और आपके सामने भेज रहा हूँ, ताकि पाठ का संपूर्ण ज्ञान आपको हो जाए। पाठ की संपूर्ण जानकारी होने पे ही अच्छे नंबर आ सकते हैं, आपका ज्ञान बढ़ सकता है, आप अच्छा विकास कर सकते हैं। तो इस पाठ से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं कि आपका इस पाठ के बारे में पूर्ण जानकारी हो जाए, उतने प्रश्न बनाकर भेज रहा हूँ। साथ में इस पाठ से जो तुम्हारी पाठ्य पुस्तक में अभ्यास दिया गया है उसका भी हल कराएंगे, उसको भी भेजेंगे। तो चलिए, पाठ 6 ब्रिटिश राज के अधीन भारत, बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? किस संग्राम के परिणाम स्वरूप भारत में कंपनी का शासन समाप्त हो गया? प्रश्न नंबर 1, किस संग्राम के परिणाम स्वरूप भारत में कंपनी का शासन समाप्त हो गया? ऑप्शन ए 1906 बंगाल विभाजन के दौरान। ऑप्शन बी 1920 असहयोग आंदोलन के दौरान। ऑप्शन सी 1930 सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान। या ऑप्शन डी 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। प्रश्न नंबर 1, किस संग्राम के परिणाम स्वरूप भारत में कंपनी का शासन समाप्त हो गया? तो प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम स्वरूप भारत में शासन किसका शुरू हुआ? प्रश्न नंबर 2, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम स्वरूप भारत में शासन किसका शुरू हुआ? ऑप्शन ए ब्रिटिश सरकार का। ऑप्शन सी ईस्ट इंडिया कंपनी का। ऑप्शन सी भारत के जमींदारों का। ऑप्शन डी भारत स्वतंत्र हो गया। प्रश्न नंबर 2, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम स्वरूप भारत में शासन किसका शुरू हुआ? तो प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। ब्रिटिश सरकार का शासन शुरू हुआ। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 3, रानी विक्टोरिया को भारत की शासिका कब घोषित किया गया? प्रश्न नंबर 3, रानी विक्टोरिया को भारत की शासिका कब घोषित किया गया? ऑप्शन ए 1905 में। ऑप्शन बी 1757 में। ऑप्शन सी 1857 में। ऑप्शन डी 1858 में। प्रश्न नंबर 3, रानी विक्टोरिया को भारत की शासिका कब घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया है ऑप्शन डी 1858 में। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 4, किस विद्रोह के बाद यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई थी? किस विद्रोह के बाद यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई थी?
1757 के बाद, या 1764 के बाद, या 1857 के बाद, या 1942 के बाद। तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ है। 1757 प्लासी का युद्ध हुआ। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। समझिए, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा, किस विद्रोह के बाद यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई थी? तो यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई थी 1857 के विद्रोह के बाद। 1857 यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 5, नंबरिंग देखिए, टाइप में मिस हुआ है, टाइपिंग में मिसिंग हुआ है, कुछ नंबरिंग गलत हैं, पर प्रश्न अलग अलग हैं। तो उसको आप लोग नंबर सीधे करके, जहाँ पे नंबरिंग में गड़बड़ है वो नंबरिंग आपको सीधे करना है। प्रश्न जहाँ पे है वहीं रहेगा, बस आपको नंबरिंग में सुधार करके याद करना है, लिखना है, समझना है, नोटबुक में लिखना है। तो प्रश्न नंबर 5, ब्रिटिश रानी विक्टोरिया की घोषणा के बाद भारत के शासन की देखरेख के लिए एक मंत्री अलग नियुक्त हुआ, उसका पद नाम क्या था? प्रश्न नंबर 5, ब्रिटिश रानी विक्टोरिया की घोषणा के बाद भारत के शासन की देखरेख के लिए एक मंत्री अलग नियुक्त हुआ, उसका पद नाम क्या था? ऑप्शन ए भारत सचिव, ऑप्शन बी भारत मंत्री, ऑप्शन सी वायसराय, ऑप्शन डी गवर्नर जनरल। प्रश्न नंबर 5, ब्रिटिश रानी विक्टोरिया की घोषणा के बाद भारत के शासन की देखरेख के लिए एक मंत्री नियुक्त हुआ, उसका पद नाम क्या था? तो उसका पद नाम भाई ऑप्शन बी सही होगा, पद नाम भारत मंत्री था। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर, ये पहले बताया को नंबरिंग में मिस हुआ है, गलती हुई है, तो नंबरिंग आपको सुधार कर लिखना है। यहाँ प्रश्न नंबर 6 होना चाहिए, तो प्रश्न नंबर 7 है, तो इसको प्रश्न वही रहने देना, नंबरिंग चेंज करते जाना। महारानी विक्टोरिया की घोषणा के बाद गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? प्रश्न नंबर 7, महारानी विक्टोरिया की घोषणा के बाद गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? प्रश्न नंबर, ये 6 होना चाहिए, पर नंबरिंग में 7 है, तो ये भारत सचिव कहा जाने लगा, या भारत मंत्री कहा जाने लगा, या भारत कैबिनेट, या वायसराय। प्रश्न नंबर 7, महारानी विक्टोरिया की घोषणा के बाद गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? तो कहा जाने लगा वायसराय। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8, वायसराय की सहायता के लिए कितने सदस्यों की एक समिति बनाई गई? प्रश्न नंबर 8, वायसराय की सहायता के लिए कितने सदस्यों की एक समिति बनाई गई? 4 सदस्यों की, ऑप्शन बी 5 सदस्यों की, ऑप्शन सी 6 सदस्यों की, ऑप्शन डी 7 सदस्यों की। प्रश्न नंबर 8, वायसराय की सहायता के लिए कितने सदस्यों की एक समिति बनाई गई? तो प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन सी सही होगा, 6 सदस्यों की एक समिति बनाई गई। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 9, 1857 के विद्रोह में
अंग्रेजों के प्रति निष्ठा के लिए किसे पुरस्कृत किया गया? प्रश्न नंबर 9, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के प्रति निष्ठा के लिए किसे पुरस्कृत किया गया? ऑप्शन ए राजपूतों को, ऑप्शन बी मराठों को, ऑप्शन सी सिख प्रमुखों को, ऑप्शन डी हैदराबाद के निजाम को, ऑप्शन ई उपर्युक्त सभी को। प्रश्न नंबर 9, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के प्रति निष्ठा के लिए किसे पुरस्कृत किया गया? तो इन सभी को पुरस्कृत किया गया था भाई, राजपूतों को भी, मराठों को भी, सिख प्रमुखों को भी, हैदराबाद के निजाम को भी। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई उपर्युक्त सभी। तो आपका सही ऑप्शन ई होगा उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 11, किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की काउंसिल का नाम इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कर दिया गया? प्रश्न नंबर 11, किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की काउंसिल का नाम इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कर दिया गया? ऑप्शन ए 1861 के द्वारा, ऑप्शन बी 1892 के द्वारा, ऑप्शन सी 1909 के द्वारा, ऑप्शन डी 1919 के द्वारा। प्रश्न नंबर 11, किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की काउंसिल का नाम इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कर दिया गया? तो प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1861 के एक्ट द्वारा। प्रश्न नंबर 12 पे आ जाएं। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों की संख्या 6 से 12 करने का अधिकार किसको था? प्रश्न नंबर 12, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों की संख्या 6 से 12 करने का अधिकार किसको था? ऑप्शन ए ब्रिटिश राजा को था, ऑप्शन बी ब्रिटिश प्रधानमंत्री को था, ऑप्शन सी ब्रिटिश संसद को था, ऑप्शन डी गवर्नर जनरल को था। प्रश्न नंबर 12, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों की संख्या 6 से 12 करने का अधिकार किसको प्राप्त था? तो ये प्राप्त था भाई गवर्नर जनरल को, यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 13, वायसराय की परिषद के सदस्यों की संख्या 12 से 16 किस अधिनियम द्वारा की गई? प्रश्न नंबर 16, वायसराय की परिषद के सदस्यों की संख्या 12 से 16 किस अधिनियम द्वारा की गई? ऑप्शन ए 1861 के द्वारा, ऑप्शन बी 1892 के द्वारा, ऑप्शन सी 1833 के द्वारा, ऑप्शन डी 1909 के द्वारा। तो वायसराय की परिषद के सदस्यों की संख्या 12 से 16 की गई थी अधिनियम 1892 के द्वारा। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14, सदस्यों को शासन संबंधी विषयों पर प्रश्न पूछने और बजट पर विचार विमर्श करने का अधिकार कब दिया गया? प्रश्न नंबर 14, सदस्यों को शासन संबंधी विषयों पर प्रश्न पूछने और बजट पर विचार विमर्श करने का अधिकार कब दिया गया? ऑप्शन ए 1857 में, ऑप्शन बी 1858 में, ऑप्शन सी 1861 में,
ऑप्शन डी 1892 में। प्रश्न नंबर 14, सदस्यों को शासन संबंधी विषयों पर प्रश्न पूछने और बजट पर विचार विमर्श करने का अधिकार कब दिया गया? तो ये दिया गया था 1892 में। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 16 आ जाए। स्थानीय स्वशासन अधिनियम कब पारित किया गया? स्थानीय स्वशासन अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 1884 में, ऑप्शन बी 1888 में, ऑप्शन सी 1892 में, ऑप्शन डी 1896 में। स्थानीय स्वशासन अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 1884, ऑप्शन बी 1888, ऑप्शन सी 1892, ऑप्शन डी 1896। तो प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1884 में। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 17, ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना किसके तहत की गई? प्रश्न नंबर 17, ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्डों के स्थापना किसके तहत की गई? ऑप्शन ए स्थानीय स्वशासन अधिनियम के द्वारा, 1857 के विद्रोह की समाप्ति पर, 1858 रानी विक्टोरिया की घोषणा के बाद, 1861 एक्ट पारित होने के बाद। तो प्रश्न नंबर 17, ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्डों के स्थापना के किसके तहत की गई? तो ये की गई थी स्थानीय स्वशासन अधिनियम के द्वारा। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18, स्थानीय स्वशासन अधिनियम द्वारा क्या कार्य किए गए? स्थानीय स्वशासन अधिनियम द्वारा क्या कार्य किए गए? ऑप्शन ए ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई, ऑप्शन बी प्रत्येक जिले में जिला विभाग की स्थापना की गई, ऑप्शन सी तहसील बोर्ड बनाने की आज्ञा हुई, ऑप्शन डी नगरों में नगर पालिका स्थापित की गई, ऑप्शन ई उपर्युक्त सभी कार्य किए गए। ये सही नहीं है, सभी है, उपर्युक्त सभी कार्य किए गए। फिर से, स्थानीय स्वशासन अधिनियम द्वारा क्या कार्य किए गए? तो ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई, सही है। प्रत्येक जिले में जिला विभाग की स्थापना की गई, ये भी सही है। तहसील बोर्ड बनाने की आज्ञा हुई, ये भी सही है। नगरों में नगर पालिका स्थापित की गई, ये भी सही है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ई। प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ई। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 18, किस एक्ट में घोषणा पत्र के द्वारा भारतीय लोक सेवा अधिनियम इंडियन सिविल सर्विस एक्ट बनाया गया? प्रश्न नंबर 18, किस एक्ट में घोषणा पत्र के द्वारा भारतीय लोक सेवा अधिनियम इंडियन सिविल सर्विस एक्ट बनाया गया? तो प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन देखते हैं भाई। ऑप्शन ए 1861 एक्ट द्वारा, ऑप्शन बी 1892 एक्ट द्वारा, ऑप्शन सी 1919 एक्ट द्वारा, ऑप्शन डी 1909 है ये ऑप्शन डी 1919 एक्ट द्वारा। प्रश्न नंबर 18, किस एक्ट में घोषणा पत्र के द्वारा भारतीय लोक सेवा अधिनियम इंडियन सिविल सर्विस एक्ट बनाया गया? तो ये बनाया गया था ऑप्शन ए 1861 एक्ट के द्वारा।
प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19 महत्वपूर्ण पदों पर ICS अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी, इनका चयन किस माध्यम से होता था। प्रश्न नंबर 19 महत्वपूर्ण पदों पर ICS अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी, इनका चयन किस माध्यम द्वारा होता था। ऑप्शन ए इनका चयन लंदन से होता था। ऑप्शन बी वार्षिक खुली प्रतियोगिता द्वारा होता था। ऑप्शन सी परीक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी ही होता था। उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 19 महत्वपूर्ण पदों पर ICS अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी, इनका चयन किस माध्यम से होता था। तो इनका चयन लंदन से होता था, वार्षिक खुली प्रतियोगिता द्वारा होता था, परीक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी ही होता था। तो आपका उत्तर क्या सही होगा। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी सही हैं। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 20 ICS प्रतियोगिता में बैठने की अधिकतम उम्र कितनी निर्धारित की गई थी। प्रश्न नंबर 20 ICS प्रतियोगिता में बैठने की अधिकतम उम्र कितनी निर्धारित की गई थी। तो ऑप्शन ए 1853 तक 23 वर्ष थी, 1861 में 21 वर्ष हो गई, 1876 में 19 वर्ष हो गई। तो ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी सही हैं क्या। प्रश्न नंबर 20 ये 3 बार घट रही है। 1853 तक 23 वर्ष थी, 1861 में 21 वर्ष कर दिया गया, 2 वर्ष घटा दिया गया, 1876 में 19 वर्ष कर दिया गया, यानी 2 साल फिर घटा दिया गया। तो क्या ऑप्शन डी सही है। हाँ, ऑप्शन डी सही है। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 22 1863 ईस्वी में ICS की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे। प्रश्न नंबर 22 प्रश्न नंबर 22 1863 ईस्वी में ICS की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो ऑप्शन ए सत्येंद्र नाथ ठाकुर, या ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ ठाकुर, या ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, या ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। प्रश्न नंबर 22 1863 ईस्वी में ICS की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो ये थे सत्येंद्र नाथ ठाकुर। ये कौन थे। रविन्द्रनाथ टैगोर के ये बड़े भाई थे। रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। समझ गए। तो प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ भी प्रश्न नंबर 22 ही है, पर क्वेश्चन अलग है, इसलिए आपको बताया था टाइपिंग में थोड़ा मिस हुआ है नंबरिंग में, पर क्वेश्चन अलग हैं। ये क्वेश्चन नंबरिंग सुधार कर लिखना है, आपको सुधार कर याद करना है, सुधार कर ही समझना है। तो प्रश्न नंबर 22 दूसरा देखें। आज ICS को क्या कहा जाता है। आज की तारीख में ICS को क्या कहा जाता है। ICS ही कहा जाता है, या PCS कहा जाता है, या IPS कहा जाता है, या IAS कहा जाता है। प्रश्न नंबर 22 आज ICS को क्या कहा जाता है। तो आज ICS को IAS कहा जाता है। प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। यहाँ पे प्रश्न 22 2 बार आया है, पर क्वेश्चन प्रश्न
अलग हैं। नंबरिंग में सुधार करके याद करना है, लिखना है नोटबुक में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 23, भारतीयों के दबाव में प्रशासकीय तथा लोक सेवाओं का भारतीयकरण किया जाना कब शुरू हुआ? प्रश्न नंबर 23, भारतीयों के दबाव में प्रशासकीय तथा लोक सेवाओं का भारतीयकरण किया जाना कब शुरू हुआ? 1890 में, 1919 में, 1918 में या 1923 में? प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन 1890, 1919, 1918, 1930। तो प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर होगा भारतीयकरण कब शुरू किया गया? तो ये किया गया 1929 में। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। फिर प्रश्न नंबर 23 दोबारा आया है। यही चीज़ आपको बताने का प्रयास बार बार कर रहा हूँ। नंबरिंग की टाइपिंग गलत है पर क्वेश्चन अलग है, ये सुधार कर लिखना है। तो प्रश्न नंबर 23, 1857 ईस्वी के पूर्व किन प्रांतों की अपनी अलग अलग सेनाएं थीं? प्रश्न नंबर 23, 1857 ईस्वी के पूर्व किन प्रांतों की अपनी अलग अलग सेनाएं थीं? ऑप्शन ए बंगाल की अलग सेना थी, या ऑप्शन बी मद्रास की अलग सेना थी, या ऑप्शन सी मुंबई की अलग सेना थी, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी की अलग सेना थी। प्रश्न नंबर 23, 1857 ईस्वी के पूर्व किन प्रांतों की अपनी अलग अलग सेनाएं थीं? तो ये तीनों प्रांतों की अलग अलग सेनाएं थीं। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 24, भारतीय सेनाओं का एकीकरण कब किया गया, जिन्हें ब्रिटिश सेनाध्यक्ष के अधीन रखा गया? भारतीय सेनाओं का एकीकरण कब किया गया, जिन्हें ब्रिटिश सेनाध्यक्ष के अधीन रखा गया? तो प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन ए 1857 में, या ऑप्शन बी 1861 में, या ऑप्शन सी 1892 में, या ऑप्शन डी 1893 में? प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा 1893 में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर फिर 24 है, किस आंदोलन के बाद यूरोपीय सैनिकों की तुलना में भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी गई? प्रश्न नंबर 24, किस आंदोलन के बाद यूरोपीय सैनिकों की तुलना में भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी गई? 1857 के बाद, या 1757 के बाद, या 1764 के बाद, या 1942 के बाद? प्रश्न नंबर 24, किस आंदोलन के बाद यूरोपीय सैनिकों की तुलना में भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी गई? तो 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी गई। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 25, भारतीय सैनिक सूबेदार से ऊपर किसी पद पर नियुक्त नहीं किए जाते थे, ये व्यवस्था कब तक चली? प्रश्न 25, भारतीय सैनिक सूबेदार से ऊपर किसी पद पर नियुक्त नहीं किए जाते थे, ये व्यवस्था कब तक चली? ऑप्शन ए 1914 के प्रथम विश्व युद्ध तक, या 1919 के रॉलेट एक्ट तक, या 1920 के असहयोग आंदोलन तक, या 1928 के साइमन कमीशन के विरोध तक? प्रश्न नंबर 25, भारतीय सैनिक सूबेदार से ऊपर किसी पद पर नियुक्त नहीं किए जाते थे, ये व्यवस्था कब तक चली? तो ये व्यवस्था चली थी
ऑप्शन ए 1914 के प्रथम विश्व युद्ध तक। प्रश्न नंबर 25 का सही ऑप्शन ए होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 26 वित्तीय प्रशासन का पुनर्गठन कब किया गया? वित्तीय प्रशासन का पुनर्गठन कब किया गया? 1757 के बाद, या 1764 के बाद, या 1857 के बाद, या 1885 के बाद? प्रश्न नंबर 26 वित्तीय प्रशासन का पुनर्गठन कब किया गया? 1757 के बाद, 1764 के बाद, 1857 के बाद, या 1885 के बाद? तो ये किया गया था पुनर्गठन 1857 के बाद। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 27 ब्रिटिश शासन में बजट की व्यवस्था कब शुरू की गई? प्रश्न नंबर 27 ब्रिटिश शासन में बजट की व्यवस्था कब शुरू की गई? 1860 में, 1905 में, 1919 में, या 1930 में? प्रश्न नंबर 27 ब्रिटिश शासन में बजट की व्यवस्था कब शुरू की गई? 1860 में, 1905 में, 1919 में, या 1930 में? तो प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1860 में। प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 28 भारत में अंग्रेजी शिक्षा दी जाए इसके पक्ष में कौन थे? भारत में अंग्रेजी शिक्षा दी जाए इसके पक्ष में कौन थे? क्लाइव था, या वारेन हेस्टिंग्स था, या लॉर्ड मैकाले था, या लॉर्ड कर्जन था? प्रश्न नंबर 28 भारत में अंग्रेजी शिक्षा दी जाए इसके पक्ष में कौन थे? क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड कर्जन? तो प्रश्न नंबर 28 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, लॉर्ड मैकाले थे। प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 29 किसका उद्देश्य था कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति आत्मा और आस्था से ब्रिटिशवादी होंगे? प्रश्न नंबर 29 किसका उद्देश्य था कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति आत्मा और आस्था से ब्रिटिशवादी होंगे? लॉर्ड मैकाले का, या लॉर्ड डफरिन का, या लॉर्ड कर्जन का, या लॉर्ड मिंटो का? प्रश्न नंबर 29 किसका उद्देश्य था कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति आत्मा और आस्था से ब्रिटिशवादी होंगे? तो ये लॉर्ड डफरिन का उद्देश्य था। प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 30 इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस नामक संस्था की स्थापना किसने की? प्रश्न नंबर 30 इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस नामक संस्था की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती ने, या राजा राम मोहन राय ने, या महेंद्र लाल सरकार ने, या गोपाल कृष्ण गोखले ने? प्रश्न नंबर 30 इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस नामक संस्था की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन सी महेंद्र लाल सरकार ने, या ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले ने? तो प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी महेंद्र लाल सरकार ने। प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 31
महेंद्र लाल सरकार ने इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना कब की, किस क्षेत्र में की? प्रश्न नंबर 31। महेंद्र लाल सरकार ने इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना किस क्षेत्र में कब की, किस क्षेत्र में की? ऑप्शन ए 1876 में की, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में। ऑप्शन बी 1876 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। ऑप्शन सी 1876 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। ऑप्शन डी 1876 में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 31। महेंद्र लाल सरकार ने इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना कब की, किस क्षेत्र में की? प्रश्न नंबर 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1876 में चिकित्सा के क्षेत्र में। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 32। सी.वी. रमन ने अपनी कार्य और योगदान के आधार पर भौतिकी के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया? प्रश्न नंबर 32। सी.वी. रमन ने अपनी कार्य और योगदान के आधार पर भौतिकी के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया? तो ऑप्शन ए नोबेल पुरस्कार, ऑप्शन बी पद्म विभूषण पुरस्कार, ऑप्शन सी सर की उपाधि, ऑप्शन डी भारत रत्न पुरस्कार। प्रश्न नंबर 32। सी.वी. रमन ने अपनी कार्य और योगदान के आधार पर भौतिकी के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया? तो ये पुरस्कार प्राप्त कर किए थे नोबेल पुरस्कार। प्रश्न नंबर 32 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 33। भारत में पहली रेल कब और कहाँ चली? भारत में पहली रेल कब और कहाँ चली? ऑप्शन ए 1853 ईस्वी बोरीवली से थाने के बीच चली, या ऑप्शन बी 1853 ईस्वी कोलकाता से आगरा के बीच चली, या ऑप्शन सी 1853 ईस्वी में पटना से लखनऊ के बीच चली, या ऑप्शन डी 1853 ईस्वी मुंबई से दिल्ली के बीच चली। प्रश्न नंबर 53। भारत में पहली रेल कब और कहाँ चली? तो प्रश्न नंबर 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भारत में पहली रेल 1853 ईस्वी बोरीवली से थाने के बीच चली। प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 34। अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा कब बनी? प्रश्न नंबर 34। अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा कब बनी? ऑप्शन ए 1835 ईस्वी में, या ऑप्शन बी 1857 ईस्वी में, या ऑप्शन सी 1905 में, या ऑप्शन डी 1919 में। प्रश्न नंबर 34। अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा कब बनी? 1835 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, या 1919 ईस्वी में। तो प्रश्न नंबर 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1835 ईस्वी में। अगले प्रश्न पे चलें। प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35। शिक्षा के प्रसार में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? शिक्षा के प्रसार के लिए होगा, शिक्षा के प्रसार के लिए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? प्रश्न नंबर 35। शिक्षा के प्रसार के लिए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1901 में पारित हुआ, या ऑप्शन बी 1902 में पारित हुआ, या ऑप्शन सी 1903 में पारित हुआ,
ये ऑप्शन डी 1904 में पारित हुआ। प्रश्न नंबर 35, शिक्षा के प्रसार के लिए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित होता है 1904 में। प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अब आ जाइए अभ्यास पे। जो आपके पाठ्य पुस्तक में अभ्यास दिया है वो भी यहाँ पे हम हल कराने का प्रयास करेंगे, ताकि आपका कोई भी पाठ ऐसा न रहे कि आपको उस पाठ से कोई जानकारी अधूरी रहे। तो आपके पाठ के जो आपकी पाठ्य पुस्तक में जो पाठ के अंत में अभ्यास दिया रहता है वो ही हल करवा रहे हैं। अभ्यास प्रश्न 1 बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्या है? इंडियन काउंसिल एक्ट कब पारित किया गया था? प्रश्न नंबर 1, इंडियन काउंसिल एक्ट कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1892 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1861 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1883 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1885 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 1, इंडियन काउंसिल एक्ट कब पास किया गया? तो ये पास किया गया था 1892 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2, पहली रेल बोरीवली से थाने के बीच कब चली? पहली रेल बोरीवली से थाने के बीच कब चली? ऑप्शन ए 1851 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1852 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1853 ईस्वी में, या ऑप्शन डी 1854 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 2, पहली रेल बोरीवली से थाने के बीच कब चली? तो पहली रेल चली थी बोरीवली से थाने के बीच, ऑप्शन सी 1853 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। यह है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न में कितने प्रश्न हैं वो देख लेते हैं। तो प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, सी.वी. रमन ने अपने कार्य और योगदान के आधार पर भौतिकी के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया? अति लघु उत्तरीय में पहला प्रश्न 1, सी.वी. रमन ने अपने कार्य और योगदान के आधार पर भौतिकी के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया? चलिए भाई, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था तो कहीं से फोन आ गया तो उसमें थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। ये प्रश्न पे आ जाइए। सी.वी. रमन ने अपने कार्य और योगदान के आधार पर भौतिकी के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया? तो उत्तर इसका सी.वी. रमन अपने कार्य और योगदान के आधार पर भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। प्रश्न नंबर 1, सी.वी. रमन ने अपने कार्य और योगदान के आधार पर भौतिकी के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया? तो उत्तर है सी.वी. रमन अपने कार्य और योगदान के आधार पर भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? 1835 ईस्वी में कौन सी भाषा भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी? प्रश्न नंबर 2, 1835 ईस्वी में कौन सी भाषा भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी? उत्तर 1835 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी। प्रश्न नंबर 2, 1835 ईस्वी में कौन सी भाषा भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी? तो उत्तर है 1835 ईस्वी में
अंग्रेजी भाषा भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी। प्रश्न 3, किस अधिनियम के द्वारा वायसराय की परिषद के सदस्य की संख्या 12 से 16 कर दी गई? प्रश्न नंबर 3, किस अधिनियम के द्वारा वायसराय की परिषद के सदस्यों की संख्या 12 से 16 कर दी गई? तो उत्तर है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के द्वारा वायसराय की परिषद के सदस्यों की संख्या 12 से 16 कर दी गई। प्रश्न नंबर 3, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के द्वारा वायसराय की परिषद के सदस्यों की संख्या 18 से 16 कर दी गई। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में कौन सा प्रश्न है? चलिए देखते हैं भाई। लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न, मैकाले भारतीयों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा क्यों देना चाहता था? प्रश्न 1, लॉर्ड मैकाले भारतीयों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा क्यों देना चाहता था? तो चलिए भाई इसके प्रश्न का व्याख्या करते हैं, उत्तर देखते हैं। उत्तर 1, अंग्रेज प्रशासकों ने भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार इस उद्देश्य से किया कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय उनके समर्थक बन जाएंगे। अंग्रेजी भाषा के रूप में उन्हें संपर्क भाषा प्राप्त हुई, जिसके परिणामस्वरूप वे अंग्रेजी साहित्य के संपर्क में आए। लॉर्ड मैकाले ने जब अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा और अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की नीति बनाई तो उसका उद्देश्य था कि इस शिक्षा से ऐसे व्यक्ति तैयार होंगे जो आत्मा और आस्था से ब्रिटिशवादी होंगे। मैकाले का अनुमान बहुत हद तक सही था। इस प्रश्न का उत्तर फिर से देखें। प्रश्न क्या है? प्रश्न 1, मैकाले भारतीयों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा क्यों देना चाहता था? तो इसका उत्तर है अंग्रेज प्रशासकों ने भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार इस उद्देश्य से किया कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय उनके समर्थक बन जाएंगे। अंग्रेजी भाषा के रूप में उन्हें संपर्क भाषा प्राप्त हुई, जिसके परिणामस्वरूप वे अंग्रेजी साहित्य के संपर्क में आए। लॉर्ड मैकाले ने जब अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा और अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की नीति बनाई थी तो उसका उद्देश्य था कि इस शिक्षा से ऐसे व्यक्ति तैयार होंगे जो आत्मा और आस्था से ब्रिटिशवादी होंगे। मैकाले का अनुमान बहुत हद तक सही था। प्रश्न 2, महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र में भारतीयों के लिए कौन कौन से आश्वासन दिए? प्रश्न 2, महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र में भारतीयों के लिए कौन कौन से आश्वासन दिए? तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं भाई। क्या आश्वासन दिया? महारानी के घोषणा पत्र में भारतीयों के लिए निम्न आश्वासन दिए गए। उत्तर 2, महारानी के घोषणा पत्र में
भारतीयों के लिए निम्न आश्वासन दिए गए। देखते भाई कौन से आश्वासन हैं। नंबर 1, क्षेत्रों के सीमा विस्तार की नीति समाप्त कर दी गई। एक तो ये आश्वासन दिया गया, क्षेत्रों के सीमा विस्तार की नीति समाप्त कर दी गई। नंबर 2 आश्वासन दिया, अंग्रेजों की हत्या के दोषियों को छोड़ सभी शेष को क्षमा कर दिया गया। नंबर 2 आश्वासन था, अंग्रेजों की हत्या के दोषियों को छोड़कर शेष सभी को क्षमा कर दिया गया। तीसरा आश्वासन क्या था, विद्रोह में भाग लेने वाले तालुकेदारों को फिर से उनका वापस राज दे दिया गया, क्योंकि तालुकेदारों को राजभक्त प्रदर्शित करने पर उन्हें उनकी जागीर वापस कर दी गई। तीसरा आश्वासन, विद्रोह में भाग लेने वाले तालुकेदारों को राजभक्त प्रदर्शित करने पर उन्हें उनकी जागीर वापस कर दी गई। चौथा आश्वासन क्या दिए, बिना भेदभाव तथा योग्यता के आधार पर सरकारी सेवा में भर्ती करने का वचन दिया गया। चौथा आश्वासन क्या है, नंबर 4, बिना भेदभाव तथा योग्यता के आधार पर सरकारी सेवा में भर्ती का वचन दिया गया। तो चलिए ये हो गया लघु उत्तरीय। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे आ जाएं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में किए गए 4 प्रशासनिक सुधारों के बारे में लिखिए। प्रश्न 1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न 1 है, ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में किए गए 4 प्रशासनिक सुधारों के बारे में लिखिए। तो चलिए भाई देखते हैं क्या है उत्तर। ब्रिटिश संसद द्वारा 1861 ईस्वी, ब्रिटिश संसद द्वारा 1861 ईस्वी का इंडिया काउंसिल एक्ट पास किया गया, जिसके तहत इंग्लैंड में भारत के लिए मंत्री और भारत में वायसराय की नियुक्ति हुई। नंबर 1 क्या है, ब्रिटिश संसद द्वारा 1861 ईस्वी का इंडिया काउंसिल एक्ट पास किया गया, जिसके तहत इंग्लैंड में भारत के लिए मंत्री और भारत में वायसराय की नियुक्ति हुई। दूसरा क्या है भाई, इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 अधिनियम पास हुआ। इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 अधिनियम पास हुआ, जिसमें वायसराय परिषद के सदस्य 16 कर दिए गए। घोषणा पत्र के तहत 1861 का इंडियन सिविल सर्विस एक्ट भी पास हुआ, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण पदों पर IPS अधिकारी नियुक्त होते थे। इनका चयन लंदन में खुली प्रतियोगिता के द्वारा होता था। दूसरा क्या है भाई लाभ, इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 अधिनियम पास हुआ, जिसमें वायसराय परिषद के सदस्य 16 कर दिए गए। घोषणा पत्र के तहत 1861 का इंडियन सिविल सर्विस एक्ट भी पास हुआ, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण पदों पर IPS अधिकारी नियुक्त होते थे। इनका चयन लंदन में खुली प्रतियोगिता के द्वारा होता था। तीसरा देखते हैं भाई, तीसरा 1883 से 85 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित किया गया, यानी मैं पहले भी बता चुका हूँ 1884 में, पर आपकी पाठ्य पुस्तक में जो दिया गया है उसके हिसाब से 1883 से 84 ईस्वी, 1883 से 1885 ईस्वी में
स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित किया गया, जबकि रियल डेट सही तारीख है, सही सन है 1884 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित किया गया। समझिए। अब चौथा क्या है, 1893 ईस्वी में सेना और पुलिस को भी पुनर्गठित किया गया। 1893 ईस्वी में सेना और पुलिस को भी पुनर्गठित किया गया। भारतीय सेना में सूबेदार और पुलिस संगठन में दरोगा के पद भारतीयों के लिए रखे गए। चौथा क्या है, 1893 ईस्वी में सेना और पुलिस को भी पुनर्गठित किया गया। भारतीय सेना में सूबेदार और पुलिस संगठन में दरोगा के पद भारतीयों के लिए रखे गए। तो इस प्रकार ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था। अब इसी के साथ इस सेशन का समापन करते हैं।